मेरी मॉम ने मुझे अभी अभी एक अल्टीमेटम दे दिया है। वह मुझे तुरंत एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। यह डेट शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के साथ है। एक ऐसी औरत जिसका नेट वर्थ अरबों में है, वही फेमसली कोल्ड और रुथलेस आइस क्वीन सीईओ। रूमर्स तो ये हैं कि वह न सिर्फ पूरी तरह से एलूफ है, बल्कि वह सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर से भी सफर कर रही है। उसके इमोशंस अनबिलीवेबल तरीके से अनस्टेबल रहते हैं। इस अरेंज्ड मैरिज को पूरी तरह से सबोटाज करने के लिए मैंने सोचा कि मैं बस अपने ट्रू सेल्फ की तरह एक्ट करूंगा। ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं एक बिल्कुल यूजलेस गुड फॉर नथिंग स्लैकर हूं। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही है वह ये है कि वह मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही है। मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई रेयर ट्रेजर हूँ। हर मैजेस्टी क्वीन मदर ने मुझे कॉल किया था और आते ही मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। उनका वह टोन इतना फियर्स था कि मुझे एक वर्ड बोलने का मौका तक नहीं मिला। लो शिनिए, अपनी गांड उठाओ और इस ब्लाइंड डेट के लिए तुरंत टिंग्यू पवेलियन पहुंचो। जो शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। अगर तुमने इसको खराब करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दूंगी। मैं यानी लो शिन्ये इस टॉप टियर वेल्दी लो फैमिली का अकेला लीजिटिमेट हेयर हूँ। मेरा लाइफ लॉन्ग आइडियल क्या है, उसे दो सिंपल वर्ड्स में सम अप किया जा सकता है, लेइंग फ्लैट। इस ग्रैंड गोल के लिए मैंने 20 साल से भी ज्यादा टाइम तक डिलीजेंटली प्रिटेंड किया है। सक्सेसफुली खुद को एक लेजी प्लेबॉय में बदल लिया है, एक अनएजुकेटेड स्पॉइल्ड रिच किड बनकर। अब मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और वह भी किसी और के साथ नहीं बल्कि लेजेंडरी आइस क्वीन सीईओ के साथ। एक ऐसी लड़की जिसके टैक्टिक्स रुथलेस हैं पर इमोशंस किसी भी सेकंड कोलैप्स हो सकते हैं। चेन किंग क्यू। क्या यह क्लियरली मेरे साथ एक मजाक किया जा रहा है? जो भी हो, मुझे डेफिनेटली इस डेट को रुइन करना ही होगा। टिंग्यू पवेलियन, एक हाई एंड प्राइवेट क्लब, वीआईपी रूम 3। मैंने पर्पसली देर कर दी और आधा घंटा लेट वहां पहुंचा। जब मैंने दरवाजा पुश किया और अंदर गया तो मैं अभी भी कोई रैंडम ट्यून गुनगुना रहा था। मेरे सामने बैठी हुई औरत ने वह आवाज सुनी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे वीआईपी रूम का टेम्परेचर अचानक कुछ डिग्रीज ड्रॉप हो गया हो। उसने एक परफेक्टली टेलर्ड व्हाइट सूट पहना हुआ था। उसके फीचर्स इतने एक्सक्विजिट थे कि आप एक भी फ्लॉ नहीं ढूंढ सकते थे। तो यह है शेन किंग क्यू। डैम, यह तो एब्सोल्युटली गॉर्जियस है। इसका फेस तो देखो, और वह फिगर। बुरा लगा कि यह एक जायंट आइसबर्ग जैसी है और ऊपर से एक टिपिकल वर्कहॉलिक भी है। मैंने सुना है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, जो कॉन्स्टेंटली मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स के बीच स्विंग करता रहता है। जो भी इससे शादी करेगा उसकी तो 8 जन्मों की किस्मत फूट जाएगी। मुझे बस इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। ट्राई करता हूँ कि ये 3 सेंटेंसेस में ही मुझे ब्लॉक कर दे, फिर जल्दी से घर भागकर अपनी लेविश लाइफस्टाइल कंटिन्यू करूंगा। मैंने अपने फेस पर एक स्लीजी प्लेबॉय वाली स्मर्क चिपका ली और बिना किसी प्रीटेंस के नेचुरली अपने लेग्स क्रॉस कर लिए। मिस शेन, सही कहा ना? आपको वेट करवाने के लिए सॉरी। रास्ते में ट्रैफिक एकदम नाइटमेयर जैसा था। शेन किंग्क्यू का हाथ, जो अपना ग्लास उठाने ही वाला था, वह इम्परसेप्टिबली स्टिफ हो गया। उसने इंटेंटली मेरी तरफ घूरा और पहली बार उसकी आंखों में एक हिंट ऑफ कंफ्यूजन दिखाई दिया। वेटर, मेन्यू लेकर आओ। मिस शेन, मुझसे पॉलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए ऑर्डर कर लीजिए। आज ट्रीट मेरी तरफ से है, मैंने जेनरसली कहा। वैसे भी यह मेरे डैड का पैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से ऑन ऑर्डर करो। एक बार हमने ऑर्डर कर दिया तो हम जल्दी निकल सकते हैं। ये क्रैपी चेयर भी तो, यह मेरी गांड को दर्द दे रही है। ये मेरे घर की चेयर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरा एर्गोनॉमिक गेमिंग चेयर इससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। शेन किंग्क्यू का गेज मुझ पर और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो गया। ना सिर्फ वहां कोई डिस्गस्ट नहीं था, बल्कि उसके माउथ के कॉर्नर्स अचानक से थोड़े ऊपर को ट्विच हुए। एक इल्यूजन, यह पक्का एक इल्यूजन होगा। ए मिस्टर लो, आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर मैं उनका सबसे एक्सपेंसिव कैवियर का एक पोर्शन लूंगा और एक पाइंटू लाफाइट की बोतल ओपन करूंगा। इस जगह का कैवियर इतना सॉल्टी है कि कड़वा लगता है, और वह सो कॉल्ड लाफाइट का टेस्ट बिल्कुल वाटर्ड डाउन इंडस्ट्रियल अल्कोहल जैसा है। यह सिर्फ उन इडियट्स को फूल बनाता है जिन्हें कुछ पता नहीं होता। अगर वह सच में इस पर नॉड करती है तो इसका मतलब उसका टेस्ट बस सो ही है। मैं तो बल्कि घर जाकर अपनी खुद की ब्रूड की हुई प्लम वाइन पीना पसंद करूंगा।
शेन किंगक्यू की नकल्स जो उसके वाटर ग्लास को ग्रिप कर रही थी, वह फोर्स की वजह से थोड़ी पेल पड़ गई थीं। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में इमोशन के रिपल्स दिखाई दिए। मेरे लिए एक ग्लास गर्म पानी लेकर आओ। थैंक्स, पर मैं वाइन को पास करूंगी, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने सोचा, ये औरत स्क्रिप्ट क्यों नहीं फॉलो कर रही है? क्या नॉर्मल रिएक्शन यह नहीं होना चाहिए कि वह गुस्से में पैर पटक कर निकल जाए? यह अभी भी बातें क्यों कर रही है? नहीं, मुझे डोज और बढ़ानी पड़ेगी। मिस शेन, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मेरा कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है। बात बस ये है कि मेरी फैमिली बहुत पुअर है। हमारे पास अब बस कुछ गंदा पैसा ही बचा है। मेरे साथ रहो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम हर दिन डिजाइनर ब्रांड्स पहनोगी और सुपर कार्स चलाओगी। यह तो किसी को भी डिस्गस्ट करने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? ओह मैन, मैंने साइलेंटली वेट किया कि कब वह गर्म पानी मेरे फेस पर फेंकेगी। हालांकि शेन किंगक्यू ने बस चुपचाप मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वह मेटिक्युलसली किसी रेयर ट्रेजर को स्टडी कर रही हो। उसका फोन वाइब्रेट हुआ, जो लगता है कोई वर्क रिपोर्ट थी। उसके ब्रोज तुरंत फर्रोड हो गए। उसकी आंखों में एनॉयंस और पेन का एक क्लियर फ्लैश दिखाई दिया। ये उसके आने वाले बाइपोलर एपिसोड का एक वार्निंग साइन था। ग्रेट, जल्दी से गुस्सा हो जाओ। उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि काम में कोई पक्का गड़बड़ हुई है। उसके असिस्टेंट ने भी टेक्स्ट करने के लिए बिल्कुल यही टाइम चुना था। बिल्कुल भी दिमाग नहीं है उसमें। यह पक्का क्वार्टरली रिपोर्ट का ही कोई प्रॉब्लम होगा। बस फाइनेंस और सेल्स के हेड्स को डायरेक्टली कॉल लगाओ। एक बार डेटा कंपैरिजन चार्ट चेक करो और 30 मिनट्स में प्रॉब्लम मिल जाएगी। सीरियसली, सारे के सारे आइडियट्स हैं। फालतू में उसे ऑफ वर्क होने और घर जाने से डिले कर रहे हैं। तभी अचानक शेन किंगक्यू ने अपना फोन उठाया। उसके फिंगर्स स्क्रीन पर बहुत तेजी से टैप करने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना फोन नीचे रख दिया। चमत्कार तो यह था कि जो एनॉयंस और पेन अभी उसके ब्रोज पर दिख रहा था, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। वह ऑप्रेसिव फीलिंग एकदम खत्म हो चुकी थी। मेरे ईगर एक्सप्रेशन के बीच उसने एक प्रोबिंग गेज से मेरी तरफ देखा। उसके रेड लिप्स थोड़े से ऊपर को कर्ल हुए। उसने कहा कि हम एक ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मेरा स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गट पर पंच मार दिया हो। क्या ट्राई करें यार? मुझे क्रीमेट करके मेरी एशेज को स्कैटर करना ट्राई करेगी क्या? क्या इस औरत के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? मैंने तो खुद को एक बिल्कुल यूजलेस कमबैक की तरह दिखाया है और वह एक्चुअली तैयार हो गई। क्या उसे सच में इस टाइप के लड़के पसंद हैं? शेन किंगक्यू की आंखों में एक पेंट स्माइल फ्लैश हुई। उसने कहा कि मैंने गलत नहीं सुना है। उसने बोला कि हम डेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को जानने का ट्राई कर सकते हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहा था। स्क्रिप्ट तो ऐसे नहीं लिखी गई थी। लॉजिकली तो उसे मुझ पर चिल्लाना चाहिए था। फिर ये डेट एक फेल्योर बन जाती और मैं वापस अपने घर जाकर लेइंग फ्लैट कंटिन्यू करता। यह क्या बकवास है? मैं तो गया। इस बार मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैंने इस फीमेल सीईओ को पटा लिया है, तो वह डेफिनेटली मुझे अब से कंपनी में काम करने के लिए फोर्स करेंगी। मेरी लेइंग फ्लैट वाली लाइफ, मेरे बड़े मील्स, मेरी होममेड प्लम वाइन, क्या यह सब मेरे हाथ से निकलने वाला है? शेन किंगक्यू ने मेरे पेल फेस की तरफ देखा। उसने खुद आगे बढ़कर मुझे स्टीम्ड सी बांस का एक पीस सर्व किया। उसने कहा कि मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ और मुझे खा लेना चाहिए। मैं अपने बाउल में रखी फिश को घूरता रहा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गर्म लाल लोहे के पीस को देख रहा हूँ। यह औरत पक्का दिमाग से बीमार है। मैं जितना ज्यादा यूजलेस बनता हूँ, यह उतना ही ज्यादा केयर करती है। क्या यह वही लेजेंडरी कंट्रेरियन कॉन्स्टिट्यूशन है? शेन किंगक्यू ने ऊपर देखा। उसने मेरी तरफ बहुत डीपली देखा, एक ऐसी निगाह से जैसे वह किसी जिद्दी बच्चे को देख रही हो। उसने बताया कि उसे कैवियार और रेड वाइन पसंद नहीं है, उसे सिर्फ चाइनीज फूड पसंद है। क्या कोइंसिडेंस था? मुझे भी पसंद है, स्पेशली ये स्टीम्ड सी बास। इसका हीट कंट्रोल एकदम परफेक्ट है। शेफ की स्किल्स सच में काफी अच्छी हैं। बुरा हुआ कि अभी मेरा खाने का बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है। शेन किंगक्यू ने जैसे मेरे एक्सप्रेशन को इग्नोर ही कर दिया। उसने बहुत एलिगेंटली खाना खाया। बात बस यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हंसी रोक रही हो।
ठीक है, नेक्स्ट डेट पर मैं उसे पूरी रात के लिए एक इंटरनेट कैफे लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम किसी स्ट्रीट स्टॉल पर स्पाइसी हॉट पॉट खाने चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि उस जैसी एक बिलियनियर सीईओ यह सब झेल पाएगी। खाना खत्म हो गया। मैं क्लब से किसी बिना पट्टे वाले जंगली कुत्ते की तरह तेजी से भागा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी किसी फांसी के तख्ते से बचकर निकला हूँ। जैसे ही मैं कार में बैठा, मेरी मॉम का कॉल आया। बेटा, शेन किंगक्यू तुमसे बहुत सेटिस्फाइड है। मैंने कहा कि मॉम, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मॉम ने बताया कि किंगक्यू ने कहा है तुम बहुत जेन्युइन हो, प्रिटेंशियस नहीं हो, उन फ्लैशी सस्ते लड़कों की तरह नहीं। मैं तो एकदम डम्बफाउंडेड रह गया। जेन्युइन मेरी गांड, उसके पास कोई माइंड रीडिंग पावर्स तो नहीं है ना? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने फोन हंग अप किया, गैस पर पैर रखा और रॉकेट की तरह तेजी से निकल गया। जो बात मुझे नहीं पता थी वह यह थी कि मेरे जाने के बाद उसकी असिस्टेंट चेन जिंग पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। उसने पूछा, बॉस शेन, क्या आप सीरियस हैं? आप सच में उस यंग मास्टर लू को डेट करना चाहती हैं? शेन किंगक्यू ने अजीब तरीके से अपने टेम्पल्स को रब किया। कल से ही उसका बाइपोलर डिसऑर्डर एक मैनिक फेज में एंटर कर चुका था। उसका पूरा बॉडी एक पाउडर केक जैसा फील हो रहा था जो किसी भी मोमेंट फट सकता था। वह जिस भी चीज को देखती वह उसे चुभती थी। लेकिन अभी अभी जब उसने लू चैनिये के इनर सार्कास्टिक रिमार्क्स को सुना तो उसके दिमाग की जो नर्व्स टाइट थीं और टूटने वाली थीं, वह अचानक से रिलैक्स हो गईं। उसके मैसी और रैम्बलिंग थॉट्स एक हार्मोनियस सिम्फनी की तरह थे जो उसके इमोशंस को शांत कर रहे थे। 5 साल में यह पहली बार था उसने बिना किसी मेडिकेशन के खुद को उस एबिस से निकालने में कामयाबी पाई थी। उसने चेन जिंग से कहा कि मेरे लिए कुछ ढूंढो। सिटी के साउथ में सबसे फेमस स्पाइसी हॉट पॉट स्टॉल वह एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है? हाँ, शेन किंगक्यू ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने बस अपने लिप्स को थोड़ा सा कर्ल किया। एक ऑनल नाइट इंटरनेट कैफे, एक स्ट्रीट स्टॉल। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी एंजाइटी को रोक नहीं पा रहा था। मैं सीधे 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। मैं पूरे दिन घर में कूप्ड अप रहकर ग्रेप वाइन ब्रू करता रहा ताकि अपने इस फ्राजाइल हार्ट को नम करने का ट्राई कर सकूं। मैं अब इस तरह की लाइफ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा लेइंग फ्लैट प्लान ऑफिशियली बैंकक्रप्ट हो चुका था। शेन किंगक्यू को आखिर मुझ में क्या पसंद आया है? क्या उसे लगता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं हूं, कि मैं एक एकदम परफेक्ट टूल हूं? मेरा फोन अचानक सबसे खराब टाइम पर बज उठा। स्क्रीन पर 3 बड़े वर्ड्स फ्लैश हो रहे थे, शेन किंगक्यू। मेरा हाथ कांप गया। मेरा ग्रेप जूस का ग्लास फ्लोर पर गिरते गिरते बचा। मैंने पूछा, हेलो ब्यूटीफुल मिस शेन, अभी से मेरी याद आने लगी क्या? उसने पूछा कि मैं घर पर कहाँ हूँ। मैंने कहा कि मैं तो बोर होकर मर रहा हूँ। उसने पूछा, क्यों ना हम बाहर चलें और कुछ फन ढूंढें? उसने बोला, आओ एक दूसरे को थोड़ा हर्ट करते हैं। मैंने पूरी तरह से प्रिपरेशन कर ली थी। सिटी के साउथ साइड की एक बहुत ही गंदी और कैओटिक स्ट्रीट का सीन था। वहां एक बहुत ही लग्जूरियस पर ओनैली सा पैकेज दिखा। उसने कहा कि ठीक है और मैं बस घर पर वेट करूं। उसने आगे बोला कि वह मुझे पिक करने आ रही है। यह बोलकर उसने तुरंत ही फोन हैंग अप कर दिया। मैं तो वहां एकदम फ्रीज हो गया और काफी देर तक शॉक से बाहर नहीं आ पाया। फिर लगभग आधे घंटे के बाद मेरे दरवाजे पर एक बेंटले आकर रुकी। मैंने जानबूझकर एक अजीब सी स्कल टी शर्ट पहनी, साथ में रिप्ड जीन्स और फ्लिप फ्लॉप्स डाल लिए। मैं पूरे तशन में स्टाइल मारते हुए कार के अंदर बैठा। तभी शेन किंगक्यू ने मेरी तरफ एक निगाह डाली। उसकी आंखें पूरे 0.1 सेकंड के लिए मेरे फ्लिप फ्लॉप्स पर ही टिकी रहीं। मैंने सोचा कि चलो बिल्कुल सही है, अब मुझसे नफरत करो और जल्दी से मुझे इस कार से बाहर धक्का देकर निकाल दो। लेकिन मेरा दिमाग घूम गया कि यह क्या था। मैंने पूछा कि हम आखिर कहां जा रहे हैं। उसने पलटकर पूछा कि क्या मैंने पहले से सारे अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं, पर उसे यह सब कैसे पता चला? क्या? मैंने सोचा कि जो भी हो, अब तो बस प्लान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। हमें सीधे सिटी के साउथ साइड वाले नाइट मार्केट चलना चाहिए। यह सुनते ही ड्राइवर का हाथ अचानक स्लिप हो गया और कार का स्टीयरिंग व्हील एकदम से स्वर्व कर गया। चेन जिंग तो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई एलियन हूँ। वहां बस एक शेन किंगक्यू ही थी जो एकदम एक्सप्रेशनलेस बैठी रही। कार के अंदर का माहौल सच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। मुझे जबरदस्ती बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक ढूंढना ही था। मैंने पूछा कि मिस शेन, आप नॉर्मली किस काम में बिजी रहती हैं? और मैंने आगे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझसे काम की बातें मत करना, जैसे ये स्टॉक्स, फंड्स या फ्यूचर्स वगैरह, क्योंकि इन सब के नाम सुनते ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है।
उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करना और मीटिंग्स अटेंड करना ही काम है और कभी कभी कुछ क्लूलेस इडियट्स से डील करना पड़ता है। मैंने मन में हंसकर सोचा कि देखा, मुझे पहले से ही पता था, ये औरत सच में एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग किस्म की वुमन है। इसके पास अपनी लाइफ में काम के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये कितनी बेचारी और पिटिफुल है। तभी शेन किंग्क्यू ने अचानक अपनी फिंगर्स को पिंच किया। वह अचानक रुकी और उसने सिर उठाकर स्ट्रेट मेरी तरफ देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरे बारे में क्या ख्याल है और पूछा कि इस तरह लेइंग फ्लैट रहने के अलावा मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। मैंने जवाब दिया कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बार्स में जाता हूँ और मजे से गेम्स खेलता हूँ, क्योंकि जब लाइफ अच्छी चल रही हो तो फुल एंजॉय करना चाहिए। मुझे जो भी चीज खुशी देती है मैं बस वही करता हूँ। लेकिन सच तो यह था कि मुझे घर पर रहकर वर्कआउट करना पसंद था। नई नई रेसिपीज देखकर खाना बनाना अच्छा लगता था। अपनी वाइन खुद ब्रू करना और कोई ऑब्सक्योर इंडी मूवीज ढूंढ कर देखना पसंद था। मुझे लगता था कि ये बार्स वगैरह बहुत ही नॉइजी होते हैं। उसने अचानक कहा कि उसे भी मूवीज देखना काफी पसंद है। मैंने पूछा कि क्या आप द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या द गॉडफादर जैसी मूवीज देखती हैं? मेरा मतलब इस टाइप के जो वर्कहोलिक लोग होते हैं वह पक्का सिर्फ ऐसी ही कमर्शियल ब्लॉकबस्टर मूवीज देखते होंगे ताकि वह सीख सकें कि एम्प्लॉयज को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन शेन किंग्क्यू ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह अचानक बोल उठी। उसने किकुजीरो का नाम लिया और मैं एकदम से दंग रह गया। किकुजीरो तो वह बहुत ही हार्ट वार्मिंग और इमोशनल मूवी है। मेरा दिमाग चक्कर खा गया कि यह एक्चुअली इस जॉनर की मूवीज देखती है। मैंने उसके उस ठंडे और संजीदा चेहरे की तरफ देखा। तभी अचानक मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए स्किप हो गई। ये औरत बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसा मैंने इसका इमेज सोचा था। अब हम दोनों साउथ सिटी के नाइट मार्केट में पहुंच चुके थे। वहां पर हर तरफ लोगों की बहुत ही भारी भीड़ जमा थी। मैं तो मजे से अपनी फ्लिप फ्लॉप्स चटाते हुए आगे घूम रहा था। लेकिन शेन किंग्क्यू उस बहुत ही हाई एंड सूट में बैठी थी। वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी अचानक धरती पर उतर आई हो। वह इस गंदी जगह पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। सारे आने जाने वाले लोग एक साथ लगातार हम दोनों को ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में इस ब्यूटी और बीस्ट जैसी जोड़ी के लिए तरस साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि हाँ, बिल्कुल सही है, सब चलने दो। अब उसे पब्लिक के इस अजीब निगाहों का सामना करने दो और मजा चखने दो, ताकि उसे रियलाइज हो जाए कि हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अगर यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जल्दी से चली जाए यहाँ से। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ले जाना शुरू किया। मैंने कहा कि मिस शेन, देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा रौनक और चहल पहल है। चलिए हम वहां चलकर वह वाला गेम खेलते हैं। मुझे पक्का पता था कि वह अब अपनी बर्दाश्त की हद तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसने बस हल्का सा अपना सिर हाँ में हिला दिया। मैंने सोचा कि कमाल है, ये अभी भी यहाँ से भाग नहीं रही है। चलो थोड़ा सा और सही, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आज मैं उसे अच्छे से दिखा ही देता हूँ कि आखिर असली देसी और लोकल एंटरटेनमेंट होता कैसा है। मैं उसे घसीटकर सीधे एक स्पाइसी हॉट पॉट वाले स्टॉल पर ले गया। मैंने ऑर्डर दिया कि बॉस 2 बाउल स्पाइसी हॉट पॉट लगा देना और हाँ, एकदम एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। मैंने पूछा कि मिस शेन, क्या आपको इस तरह का खाना खाने की आदत है? एकदम लाल सुर्ख और तीखे ब्रॉथ की तरफ देखा और पूरी तरह साइलेंट रही। उसकी असिस्टेंट चेन जिंग का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वह अभी रो पड़ेगी। उसकी असिस्टेंट कंटिन्यूअसली आंख मार रही थी और अजीब मुंह बनाकर मुझे इशारे कर रही थी, जैसे वह कह रही हो कि जल्दी से बोल दो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और जल्दी से बोल दो कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाना चाहते हो। तभी अचानक एक बहुत ही एरोगेंट वॉइस बीच में गूंजी। उसने ताना मारते हुए कहा कि अरे, यह तो हमारे यंग मास्टर लियू हैं, पर तुम इतने नीचे कैसे गिर गए कि इस तरह का कचरा खाना पड़ रहा है? लिन ज़िकियन तो हमेशा से ही मेरी शक्ल से नफरत करता था। उसके साथ उसके कुछ चमचे भी खड़े थे जो मेरी तरफ देखकर मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त लिन ज़िकियन के चेहरे के एक्सप्रेशंस सच में देखने लायक थे। उसमें हैरानी तो थी ही, पर साथ में एक ऐसी जलन थी जो वह बॉस शेन की तरफ देख रहा था। उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन शेन चिंगच्यू ने तो उसे एक निगाह देखना भी जरूरी नहीं समझा। इसलिए लिन ज़िकियन अपना पूरा गुस्सा मुझ पर निकालने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि लियू शेनिये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी बॉस शेन को इस तरह की गंदी जगह पर लाने की औकात है? उसने पूछा कि तुम आखिर क्या साजिश रच रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे यह पसंद है तो क्या हुआ, क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है?
ये इडियट लड़का तो सच में एक बहुत ही बढ़िया विंगमैन निकल गया। मैंने सोचा कि जल्दी से मुझे थोड़ा और इंसल्ट करो ताकि शेन चिंक्यू मुझसे पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाए। लिन ज़िकियन ने कहा कि बॉस शेन, आप इसके बहकावे में मत आइए। ये बस एक गंवार और एकदम यूजलेस कचरा किस्म का इंसान है। इसके साथ रहना मतलब सिर्फ अपनी ही डिग्निटी को गिराना है। वहां भीड़ लगातार हर एक सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मैं तो अंदर ही अंदर खुशी से बिल्कुल फूला नहीं समा रहा था। मैंने मन में कहा कि हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या मस्त इंसल्ट्स कर रहे हो यार। सबसे बेस्ट होगा अगर तुम मुझे एक घटिया स्कमबैग और बिल्कुल बेकार घोषित कर दो। तभी शेन चिंक्यू ने फाइनली अपना रिएक्शन दिया। उसने धीरे से ऊपर की तरफ देखा। उसकी वह एकदम बर्फ जैसी ठंडी निगाह सीधे लिन ज़िकियन पर जाकर टिकी। उसने पूछा कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? लिन ज़िकियन ने कहा कि बॉस शेन, मैं तो यह सब पूरी तरह से आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ। शेन चिंक्यू ने अपने लिप्स को थोड़ा सा ऊपर को कर्ल किया और उसके चेहरे पर एक बेहद ही ठंडी स्माइल आ गई। उसने पलट कर कहा कि यह उसके पर्सनल मामले हैं और पूछा कि अब से उसकी लाइफ में उंगली करने का हक उसे कब से मिल गया। इतना ही नहीं, उसने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। बहुत ही ज्यादा नेचुरल मोशन के साथ उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। उसने क्लियर किया कि वह यूजलेस है या नहीं, यह बात वह उससे बेहतर जानती है, और आगे बोला कि अगर वह सच में यूजलेस है भी तो भी वह उसे पसंद करती है। ऐसा लगा जैसे उस पूरे नाइट मार्केट का बटन अचानक से म्यूट पर चला गया हो। मैंने सोचा कि इसने अभी क्या कहा, मुझे पसंद करती है। भाई बिल्कुल नहीं। क्या इसने गलती से गलत बोल दिया? दीदी, आप तो एक एकदम खूंखार और कोल्ड अलूफ फीमेल सीईओ हो। आपका पूरा इमेज यहाँ पर चकनाचूर हो चुका। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है? शेन चिंक्यू ने शायद मेरे बॉडी का वह स्टिफनेस नोटिस कर लिया था। उसने मेरे हाथ को और भी ज्यादा जोर से पकड़कर थोड़ा टाइट कर दिया। फिर उसने मुझे पकड़कर उस ऑयली और गंदे टेबल पर बैठा दिया। उसने ऑर्डर दिया कि बॉस 2 बोल स्पाइसी नूडल्स लगा दो। और उसने आगे कहा कि थैंक यू बॉस। वह स्टॉल ओनर तुरंत ही घूम गया और नूडल्स पकाने लगा। लिन ज़िकियन का चेहरा गुस्से के मारे एकदम बदसूरत कलेजी पर्पल रंग का हो गया। उसने धमकी दी कि शेन चिंक्यू, आपको इस बात का पछतावा होगा। वह यह फट्टू सा रिमार्क फेंककर अपने चमचों के साथ वहां से कट लिया। मैंने उसकी उस बेकार और भागते हुए फिगर की तरफ देखा, पर मेरे दिल को थोड़ी सी भी खुशी या सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हुई। उस मोमेंट पर तो मेरा मन कर रहा कि मैं बस मुंह छुपाकर रो पड़ूं। मैंने सोचा कि दीदी, आप आखिर यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रही हो? क्योंकि कल के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन पक्का यही होगी कि आइसबर्ग फीमेल सीईओ एक बेकार लड़के के प्यार में पागल हुई। अब इसके बाद मैं चैन से अपनी लेइंग फ्लैट लाइफ कैसे जी पाऊंगा? उबलता हुआ स्पाइसी हॉट पॉट बहुत ही तेजी से टेबल पर सर्व कर दिया गया और इस सही मोमेंट का फायदा उठाते हुए चिंक्यू ने बिना बुरा माने अपने चॉपस्टिक्स उठाए, बहुत ही एलिगेंस के साथ एक ग्रीन वेजिटेबल का पीस उठाया और उसे बहुत ही स्लोली और आराम से चबाने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊं। मेरा दिमाग तो पहले से ही पूरी तरह रायता बन चुका है। ये औरत सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यह तो पूरी तरह से सारी ह्यूमन लॉजिक के परे चलती है। मुझे तो बिल्कुल सन वुकोंग जैसा फील हो रहा है। मैं चाहे जितना भी जोर लगा लूं, पर इसके जाल से नहीं निकल सकता। फिर मैंने बस अपने चॉपस्टिक्स उठाए और बिना दिमाग लगाए कुछ बाइट्स खाए। खाते ही वह मिर्च का तीखा झटका सीधे मेरे दिमाग के ऊपर तक गया। तभी एक एकदम साफ और व्हाइट हैंडकरचीफ मेरी तरफ बढ़ाया गया। वह कपड़ा एक्चुअली शेन चिंक्यू का ही था। उसने कहा कि अगर तुमसे इतना तीखा खाना झेला नहीं जाता तो जबरदस्ती मत करो। मैंने वह हैंडकरचीफ लिया और जल्दी से अपना मुंह साफ किया। मेरा चेहरा एकदम गर्म हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह उस तीखे की वजह से था या कोई और बात थी। उस रात तो मेरी नींद ही पूरी तरह उड़ गई थी। शेन चिंक्यू की वह बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कहा था कि अगर मैं यूजलेस भी हूं तो भी वह मुझे पसंद करती है। अगली सुबह जब मैं जल्दी नीचे गया तो मेरी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे। मेरी माँ ने मुझे आवाज दी कि बेटा, जरा यहां आकर ये देखो। उन्होंने कहा कि तुम तो सीधे फ्रंट पेज पर आ गए हो। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरा दम ही घुटने लगा और मैं वहां बिल्कुल बेहोश होने वाला था। वहां हेडलाइन थी कि शॉकिंग एक्सक्लूसिव बिलियनियर सीईओ शेन चिंक्यू ने लू फैमिली के साथ रिश्ता पक्का किया और उन्होंने पब्लिकली नाइट मार्केट में उसका प्रपंच किया, यानी उसे डिफेंड किया है। नीचे जो साथ में फोटो लगी थी उसमें शेन चिंक्यू एकदम मैजेस्टिक और प्रोटेक्टिव नाइट लग रही थी। मेरे तो आगे अंधेरा ही छा गया। अब तो सब खत्म हो गया।
पूरी तरह से सब बर्बाद हो गया। मेरा वह यूजलेस ट्रैश वाला इमेज जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, अब इस पूरे शहर के लोगों की नजरों में वह बदलकर एक ऐसा कमजोर पति बन चुका था जिसे एक डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ प्रोटेक्ट कर रही है। तभी मेरा फोन बहुत ही ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगा। वह सारे के सारे मैसेजेस मेरे उन फालतू दोस्तों के ही थे जो मुझे बधाइयां और अजीब अजीब गॉसिप भेज रहे थे। मैंने चिढ़कर अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। ठीक उसी वक्त एक अननोन नंबर से कॉल आई और मैंने पूछा कि कौन है। उधर से आवाज आई कि क्या आप यंग मास्टर लू बोल रहे हैं। उसने बताया कि वह चेन जिंग है जो कि बॉस शेन की असिस्टेंट है। उसने आगे कहा कि बॉस शेन के साथ कुछ बहुत ही अजीब मामला हो गया है। मेरा दिल अचानक से एकदम बैठ गया। मैंने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कल रात के उस स्पाइसी नूडल्स के बोल में इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने बॉस शेन को सीधे इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया। लेकिन उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि आज बॉस शेन ने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया है और वह अब किसी से भी मिलने से साफ मना कर रही हैं। उसने कहा कि उसे बॉस शेन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। उसने आगे अपनी बात पूरी तो नहीं की, लेकिन मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया था कि शेन चिंक्यू का बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से रिलैप्स हो गया था और इस बार उनका यह डिप्रेसिव फेज चल रहा था। मैंने पूछा कि क्या वह पहले भी अक्सर ऐसी ही रहती थीं? उसने कहा कि हाँ, लेकिन इस बार का मामला बहुत ही ज्यादा सीवियर है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यंग मास्टर लू, क्या आप प्लीज यहां आ सकते हैं, क्योंकि कल जब बॉस शेन आपके साथ वहां नाइट मार्केट में थी तो उनकी कंडीशन पिछले कई सालों में सबसे बेहतर दिख रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मेरे वहां जाने से आखिर क्या फायदा होगा। मैं कोई साइकाइट्रिस्ट तो हूं नहीं और वैसे भी मैं तो अभी उनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश कर रहा हूं। वह ठीक हो या ना हो, इससे मेरा क्या लेना देना है। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि मुझे एड्रेस सेंड कर दो। मैंने फोन काट दिया और मेरा दिमाग सच में पूरी तरह खराब हो चुका। चलो कोई बात नहीं, मैं बस यह समझ लूंगा कि कल के उस स्पाइसी नूडल्स के बोल का एहसान चुका रहा हूं। मैं बस उन्हें एक बार देखूंगा और तुरंत वहां से निकल जाऊंगा। मेरा वहां एक भी एक्स्ट्रा मिनट रुकने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। लगभग आधे घंटे बाद मैं शेन चिंक्यू की कंपनी पहुंच गया। उस यूएन सिंह ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे खड़ा मैं सोच रहा था कि यह ऑफिस बिल्डिंग असल में एक ऐसा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है जिसे अकेले शेन चिंक्यू ने ही खड़ा किया है। चेंजिंग पहले से ही वहां लॉबी में बहुत परेशान होकर मेरा वेट कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे उसे कोई सेवियर मिल गया हो। उसने कहा कि यंग मास्टर लू, आप फाइनली यहां आ गए। वह मुझे सीधे टॉप फ्लोर पर बने ऑफिस के दरवाजे के पास ले गई। वहां पर कुछ सीनियर मैनेजर्स बहुत परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे। मुझे वहां देखकर उन सब के चेहरे पर एक बड़ा झटका लगा। उनके एक्सप्रेशंस तो अजीब थे ही, पर साथ ही वह अपनी नफरत भी नहीं छुपा पा रहे थे। तभी चेन जिंग ने ऑफिस का वह बड़ा और भारी दरवाजा धक्का देकर खोला और उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर गया तो वहां सामने एक बहुत ही बड़े फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास शेन चिंक्यू मेरी तरफ अपनी पीठ किए हुए खड़ी थीं। उन्होंने अभी भी वही बिजनेस सूट पहना हुआ था, लेकिन उनका वह सिलुएट उस वक्त बेहद अकेला और कमजोर लग रहा था, जैसे कोई टूटे हुए परों वाली तितली हो। मैंने आवाज दी कि हे, मैं यहां आ गया हूं, लेकिन शेन चिंक्यू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो मुझे जबरदस्ती खुद ही आगे बढ़कर उनके पास जाना पड़ा। मैंने कहा कि आपकी असिस्टेंट बोल रही थी कि आपने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया है। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या कंपनी बैंकरप्ट हो रही है क्या? मेरा दम घुटने लगा क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग था। मैंने सोचा कि अब मैं उन्हें कंफर्ट करने के लिए क्या बोलूं। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई जोक सुनाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि रहने देता हूं, क्योंकि मेरे जोक्स बहुत ही ज्यादा बेकार होते, इसलिए ऐसा ना करना ही बेहतर होगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी शेन चिंक्यू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अब मेरा पेशेंस पूरी तरह से जवाब दे रहा। मैंने गुस्से में कहा कि हे, कुछ बोलो तो सही, क्या तुम गूंगी हो गई हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या गेम खेल रही है। अपने मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकाल रही थी। मैंने पूछा कि क्या तुमने मुझे यहाँ बस एक शोपीस की तरह सजाने के लिए बुलाया है? तभी अचानक शेन चिंक्यू फाइनली धीरे से पीछे मुड़ी। उन्हें देखते ही मैं एक सेकंड के लिए एकदम सुन्न रह गया। उनके चेहरे पर दूर दूर तक कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, लेकिन उनकी वो आंखें बिल्कुल एक बॉटमलेस ब्लैक होल जैसी लग रही थीं, जो पूरी तरह मायूसी और दर्द से भरी हों। उन्होंने ठंडे ढंग से कहा कि यहां से चले जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, चले जाओ यहां से।
मुझे समझ नहीं आया कि उस वक्त मुझे इतना गुस्सा अचानक कहां से आ गया, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ बहुत ही टाइट पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं इतनी दूर से चलकर यहां आया हूं और आपको क्या लगता है कि आपके सिर्फ कह देने भर से मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊंगा? ऐसे तो मेरी पूरी इज्जत का कचरा हो जाएगा ना। ओ भाई तेरी तो। उनके हाथ आखिर इतने ज्यादा ठंडे क्यों पड़ चुके हैं? ये सब सच में कितना बड़ा सिरदर्द है यार। मैंने उन्हें थोड़ा सा खींचा और जबरदस्ती ले जाकर सोफा पर बैठा दिया। मैंने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा कि चुपचाप यहां बैठो और बिल्कुल हिलना मत। फिर मैं आगे बढ़ा और एकदम एक्सपर्ट की तरह अपने काम में लग गया। ऐसे माहौल में कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि उससे उनका एंग्जाइटी लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता। मैंने चेक किया कि क्या फ्रिज में थोड़ा सा दूध बचा है, तो मैं उनके लिए जल्दी से एक ग्लास मिल्क गर्म कर देता हूं। बहुत ही कम टाइम में एकदम उबलता हुआ गर्म मिल्क। मैंने कहा कि लो, अब इसे चुपचाप पी लो। शेन चिंगच्यू की उन खाली और सुन्न आंखों पर उन्होंने फिर भी कोई हरकत नहीं की। अब मुझे सच में थोड़ा चिढ़ होने लगी थी, तो मैंने खुद ही ग्लास उठाया और सीधे उनके होंठों के पास ले गया। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि मैंने कहा ना इसे चुपचाप पियो। क्या तुम्हें सीधी सादी भाषा समझ नहीं आती है क्या? लेकिन तभी शेन चिंगच्यू ने जैसे किसी हिप्नोटाइज्ड इंसान की तरह बिना कोई नखरा किए अपना मुंह खोला और धीरे धीरे करके सारा मिल्क पी गए। वो हल्का गरम मिल्क जैसे ही उनके गले से नीचे उतरा, मैंने मन में सोचा कि चलो अब सब सही है। आपने अपना मिल्क पी लिया और मैंने भी कल रात का अपना पूरा उधार चुका दिया है। अब मैं यहां से निकल रहा हूं। मैं बिना एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए तुरंत वहां से जाने के लिए पलटा। मुझे हर हाल में इस जगह से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहां थोड़ी देर और रुका तो मुझे पक्का फील हो रहा है कि मैं खुद भी डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ये औरत तो सच में मेरी सुकून वाली लेइंग फ्लैट लाइफ का पूरा मूड खराब कर रही है। मैं चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मेरा हाथ उस डोरनॉब पर टिका, तभी अचानक मेरे पीछे से एक बहुत ही साफ आवाज आई। उसकी उस आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी। जब उन्होंने कहा कि प्लीज मत जाओ, मेरे कदम वहीं के वहीं अचानक से थम गए, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। ये आखिर क्या चल रहा है यार? क्या ये अब सच में मेरे पीछे ही पड़ गई हैं क्या? उन्होंने फिर से कहा कि रुक जाओ ना। शेन चिंगच्यू की वो आवाज अभी भी बहुत ही ज्यादा धीमी थी, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले अब थोड़ी क्लियर जरूर लग रही थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ यहीं रुक जाओ। मैंने चिढ़कर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया। मैंने सोचा कि आखिर किस हक से बोल रही हैं ये? क्या आप मुझे इस चीज की कोई सैलरी दे रही हैं क्या? मैंने सोचा कि अगर मेरे पास इतना फ्री टाइम है तो इससे बेहतर होगा कि मैं अपने घर जाकर आराम से कुछ राउंड्स गेम्स खेल लूं। हालांकि मेरे दिमाग में चल तो यही सब बकवास रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर वहीं जमीन पर एकदम जम से गए थे और मैं वहां से एक कदम नहीं हिल पा रहा था। तभी मेरे पीछे से हल्की सी चलने की आवाज आई, जैसे कोई पास आ रहा हो, और फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से मेरी शर्ट के कोने को, लेकिन मैं तब भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उन्होंने कहा कि तुम बस यहीं मेरे पास ही रुको, सिर्फ 1 घंटा मेरा साथ देने के लिए, बस 1 घंटे के लिए यहीं रुक जाओ। उन्होंने आगे ऑफर दिया कि शहर के वेस्ट साइड में जो युएन शिंग, मैं वो पूरा प्लॉट हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर दूंगी। ये सुनते ही मैंने एक झटके में अपना सिर पीछे घुमाया। शहर की वो सबसे खास जमीन, वो तो इस वक्त पूरे शहर की सबसे महंगी और डिमांड वाली प्रॉपर्टी चल रही है। सबसे प्राइम और टॉप की लोकेशन है वो, और अब ये औरत इतनी आसानी से बोल रही है कि मैं उसे ऐसे ही तुम्हें दे दूंगी। कैसी फिजूल खर्च और अजीब औरत है यार ये। इतना बड़ा और करोड़ों का प्लॉट, और क्या आपको लगता है कि आपके घर वाले कोई अपना बैंक चलाते हैं क्या? ओह अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि इनका सच में अपना एक बहुत बड़ा बैंक है। ये औरत तो सच में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उन्होंने लगातार मेरी तरफ ही देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद साफ झलक रही थी, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे मासूम जानवर की तरह जो अपने मालिक द्वारा छोड़े जाने के डर से पूरी तरह सहमा हुआ हो। मेरा जो गुस्सा और चिढ़ थी वो उन्हें देखकर 1 सेकंड में पूरी तरह गायब हो गई। मैंने कहा कि आखिर कौन चाहता है आपका वो बेकार सा प्लॉट? मैं चुपचाप पलटा और दोबारा जाकर उस सोफा पर बैठ गया। मैंने क्लियर किया कि मैं पूरे 1 घंटे तक रुकूंगा, उसके ऊपर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। ये सुनते ही शेन चिंगच्यू की आंखें एकदम से चमक उठीं, जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक से बहुत सारे क्रैकर्स या फायरवर्क्स खिल गए हों। वो मेरे पास वाले सिंगल सोफा पर बैठ गई और बस चुपचाप मुझे देखने लगी। माहौल एक बार फिर से अजीब हो गया था।
उसका इस तरह घूरना मुझे पूरी तरह अनकंफर्टेबल कर रहा था। मैंने सोचा कि क्या देख रही हो यार, क्या पहले कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा है क्या? मुझे ऐसा फील करा रही थी जैसे मैं चिड़ियाघर का कोई बंदर हूँ। फिर मैंने अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। हाँ, ये कुत्ता कितना ज्यादा स्टूपिड है यार। ये फिल्टर तो सच में एकदम बकवास है। मैंने तो अपने में मस्त रहकर अपने पास बैठी शेन किंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तभी मेरे हंसते ही उसके होठों के कोने भी धीरे से ऊपर की तरफ मुस्कुराने के लिए उठे। वो बस वहां चुपचाप बैठी रही और उसकी नजर अब पहले से भी कहीं ज्यादा जेंटल होती जा रही थी। ऑफिस का वो दम घोटने वाला माहौल मेरे ध्यान देने से पहले ही ना जाने कहां गायब हो चुका था। 1 घंटा बहुत ही जल्दी बीत गया। मेरे फोन का अलार्म बजा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि टाइम खत्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। भगवान का शुक्र है, चलो मैं फाइनली आजाद तो हुआ। लेकिन वो पहले सच में थोड़ी बेचारी और पिटीफुल लग रही थी। अगले दिन मैं अपने पापा की चिल्लाने की आवाज से जगा। उन्होंने गुस्से में कहा कि लो चेन्ने, तू नालायक कहीं के, अपनी ये शक्ल लेकर तुरंत नीचे आ। अभी के अभी मैं नींद में झूमता हुआ नीचे गया। पापा ने पूछा कि तूने सिटी सेंटर वाला वो प्लॉट? अब मैं एकदम सुन्न रह गया। मैंने सोचा कि उसने सच में वो प्लॉट मुझे दे दिया। मैंने लोगों को गाड़ियां और घर गिफ्ट करते हुए देखा है, लेकिन ऐसा महंगा प्राइम रियल एस्टेट गिफ्ट करना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने मन में सोचा कि भाई ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ये बात अब हमारे पूरे सर्कल में सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी थी। कोई भी इसे समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे अंदाजे लगा रहे थे कि मेरे पास शेन किंग को ब्लैकमेल करने के लिए कोई बड़ा सबूत है। इस बकवास पर तो मैं बस अपनी आंखें घुमाकर चिढ़ना चाहता हूँ। काश ऐसा होता, पर क्या बताऊं, मुझे तो उसका फोन नंबर तक ढंग से याद नहीं है। वेस्ट साइड वाले उस प्लॉट के मामले ने मेरे पापा का मेरे प्रति देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे टटोलना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए कंपनी। मैं तो बहुत बुरा डर गया था। मैंने झटपट मना करते हुए अपने हाथ हवा में हिलाए। मैंने सोचा कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कंपनी में काम करना, ये तो मेरे लिए मौत से भी बदतर सजा है। उस दिन मैं अपने घर पर ही था और पूरे ध्यान से अपनी नई बनाई हुई पीच ब्लॉसम वाइन को मिक्स कर रहा था। तभी शेन किंग का फिर से फोन आया। मेरा हाथ एक बार फिर से कांप गया। मैंने सोचा कि ये औरत आखिर मुझे बार बार फोन क्यों कर रही है? क्या हमारे बीच ये बात नहीं हुई थी कि वो बस एक बार का फेवर था? मैंने अपने नसीब को कोसते हुए आखिरकार फोन उठा ही लिया। मैंने पूछा कि अब क्या चल रहा है? उन्होंने बताया कि आज रात एक चैरिटी गाला है और कहा कि मेरे साथ चलो। फोन के उस दूसरे कोने से आने वाली उनकी आवाज में एक ऐसा हुक्म था जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसी जगहें सच में हद से ज्यादा बोरिंग होती हैं। वहाँ बस नकली लोग चेहरे पर मुखौटा पहने रहते हैं और एक दूसरे की फालतू में तारीफें करते हैं। इससे बेहतर तो मैं घर पर बैठकर आराम से ड्रिंक करूंगा। वो कहीं ज्यादा सुकून वाला काम है। ऊपर से मुझे वहाँ वो एकदम कड़क फॉर्मल सूट पहनना पड़ेगा जो इतना टाइट होता है कि मेरा दम ही घुटने लगता है। उन्होंने बताया कि लिन जिक्सियन भी वहाँ आने वाला है। ये सुनते ही मैं तुरंत एकदम अलर्ट हो गया। मैंने सोचा कि वो गधा आखिर वहां किस लिए जा रहा है। वो पक्का मुझे परेशान करने का कोई ना कोई मौका ढूंढेगा और लगे हाथ उसके सामने अपना टशन दिखाने की कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि वो आजकल उन्हें पागलों की तरह चेज कर रहा है। मैंने सोचा कि उस गधे को सच में ये समझ नहीं आता कि कब पीछे हटना है। बिल्कुल लंगूर के मुंह में अंगूर वाली बात है। माना कि इस परी के दिमाग का कोई पेच थोड़ा ढीला हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसी नहीं है जिसे उस जैसा कोई ऐरा गैरा आकर छू सके। मैंने उनसे कहा कि मुझे जल्दी से टाइम और एड्रेस भेजो। तभी फोन के दूसरे कोने पर बैठी हुई शेन किंग के होठों पर एक जीत वाली मुस्कुराहट खिल गई। उस रात मैं पूरी तरह चिढ़ा हुआ सा एक फॉर्मल सूट पहनकर मैंने पूछा कि उसके जाने से मेरा क्या लेना देना है। शेन किंग पहले से ही वहां दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। आज उसने एक बैकलेस ब्लैक कलर की इवनिंग गाउन पहनी हुई थी जो देखने में बहुत ही रॉयल, क्लासी और बेहद सेक्सी लग रही थी। वो आगे बढ़ी और उसने बड़े नेचुरल ढंग से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। उन्होंने कहा कि तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैंने बात साफ करते हुए उनसे कहा कि मैं पहले ही क्लियर कर दूं,
मैं यहाँ बस एक बॉडीगार्ड या फेक बॉयफ्रेंड बनकर आया हूँ। जैसे ही पार्टी खत्म होगी हमारा हिसाब किताब पूरी तरह बराबर। मैंने मन में सोचा कि ये लड़की आज इतनी ज्यादा खूबसूरत बनकर क्यों आई है, उसकी बैक कितनी गोरी लग रही है। मैंने खुद से कहा कि उधर मत देख रे बाबा। शेन किंगक्यू का शरीर शायद थोड़ा सा अकड़ गया था और उसके कानों के कोने पर एक शक पैदा करने वाली लाली छा गई थी। तभी वो एनोइंग लिन जिक्सियन हाथ में वाइन का ग्लास लिए हमारी तरफ बढ़ा। उसके देखते ही देखते उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसने सोचा कि लियो शिन्ये तुम जैसा पीस ऑफ ट्रैश बॉस शेन के साथ खड़े होने का क्या राइट रखता है। उसको लगा कि इस इडियट से बात करना ही वेस्ट ऑफ ब्रेथ है। उसने बॉस शेन से पूछा कि वो इसका ट्रू कलर्स क्यों नहीं देख पा रही है। तभी अचानक बिजनेस वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती चेयरमैन वांग उनकी तरफ चलकर आए। उन्होंने चिंगच्यू से पूछा कि ये कौन है। इससे पहले कि शेन चिंगच्यू अपना मुंह खोलती, लिन जिक्सियन ने जल्दी से बीच में बोल दिया। उसने चेयरमैन वांग को बताया कि इसका नाम लियो शिन्ये है, जो कि लियो फैमिली का वही बदनाम स्पॉइल्ड ब्रैट है। तभी चेयरमैन वांग की आंखों में एक हल्की सी नफरत दिखी। मैं समझ गया कि ये भी वही पुराने ख्यालात के हैं जो शक्ल देखकर जज करते हैं। मैंने चेयरमैन वांग को हेलो कहा और बताया कि मैं ही लियो शिन्ये हूँ। मैंने कहा कि सब मुझे एक पीस ऑफ ट्रैश कहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है ट्रैश होना काफी सही चीज है। बस हर दिन खाओ, पियो और मजे करो। अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर चेयरमैन वांग ने अपना मुंह बना लिया और लिन जिक्सियन के चेहरे पर एक स्मग वाली हंसी आ गई। मैंने उन्हें देखा और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस करने लगा। मुझे पता था कि चेयरमैन वांग की लाउंज में रखी हुआंग शाओ यूसी वाइन उनका सबसे बड़ा प्राइज्ड पोजेशन है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस वाइन को ढंग से स्टोर नहीं किया गया था। अगर 3 महीने और बीत गए तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद शेन चिंगक्यू ने, जो मेरा हाथ पकड़े हुई थी, अचानक बोल पड़ी। उन्होंने चेयरमैन वांग से कहा कि उन्होंने सुना है कि उन्हें हाल ही में हुआंगज्यू वाइन मिली है। ये सुनकर चेयरमैन वांग थोड़े हैरान रह गए, फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। हा। उन्होंने माना कि हाँ ये सच है और कहा कि वो वैसे भी उनका ट्रेजर है। शेन चिंगच्यू ने हल्का सा सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ खड़े ये यंग मास्टर लियो चाहे बाकी चीजों की परवाह ना करते हों, लेकिन वाइन के मामले में उनके पास काफी एक्सपर्टाइज है। उन्होंने मुझसे पूछा कि सीनियर, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हारे पास चेयरमैन वांग की वाइन को लेकर कुछ यूनिक इंसाइट्स हैं? तो तुम वो इंसाइट्स चेयरमैन वांग के साथ शेयर क्यों नहीं करते? मैंने सोचा कि मैंने कब कहा कि मेरे पास इंसाइट्स हैं। मैं तो ये सब बस अपने दिमाग में सोच रहा था। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाकर शेन चिंगच्यू की तरफ देखा। वही वो मेरी तरफ एक इनोसेंट सा एक्सप्रेशन लेकर देख रही थीं। मुझे झटका लगा कि ये तो मेरे इनर थॉट्स सुन सकती हैं। उसी पल जैसे पूरी दुनिया एकदम से शांत हो गई। मैं फटी आंखों से शेन चिंगच्यू को देखता ही रह गया। वो उन्हें सुन सकती थीं। वो सच में उन्हें सुन सकती थीं। वो तो शुरू से ही मेरी हर एक बात सुन पा रही थीं। नो वंडर मैं हमेशा सोचता था कि चल क्या रहा है। मैं इतने पैशनेट तरीके से एक्ट कर रहा था और उन्होंने ना सिर्फ इससे नफरत नहीं की, बल्कि वो तो उल्टा और ज्यादा इंटरेस्टेड होती गईं। बात ये थी कि वो पूरे टाइम से मेरा इनर मोनोलॉग मजा लेकर देख रही थीं। वो तो मुझे एक बंदर की तरह ट्रीट कर रही थीं। मेरा चेहरा पहले नीला पड़ा और फिर सफेद हो गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक जेंटल विंक किया। वही विंक जो मेरी आंखों में बिल्कुल एक शैतान के सिग्नल जैसा लग रहा था। चेयरमैन वांग ने कहा कि यंग मास्टर लियो के पास उनकी वाइन पर कोई ओपिनियन है तो उन्हें बिना हिचकिचाए शेयर करना चाहिए। लिन जिक्सियन ने एक ताना मारते हुए हंसी। उसने सोचा कि इस जैसे स्पॉइल्ड ब्रैट को वाइन के मामले में क्या ही पता होगा। मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह से मेसअप हो चुका है। अब मैं क्या बोलूं? क्या उन्हें बता दूं कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं? क्या वो सब मुझे पागल नहीं समझेंगे? शेन चिंगच्यू ने धीरे से अपनी एल्बो से मुझे नच किया। मैंने सोचा कि मुझे टच मत करो। उन्होंने दिमाग में कहा कि बस सच सच बता दो। मेरा पूरा बदन अचानक शिवर करने लगा। मुझे लगा कि ओ गॉड, तुम बिना अपना मुंह खोले भी मुझसे बात कर सकते। उन्होंने कहा कि हाँ और कहा कि अब जल्दी करो। प्रेसिडेंट वांग अभी भी वेट कर रहे हैं। मुझे एम्बैरस मत करना। मेरा ब्लाइंड डेट्स के दौरान वो सारा क्रेजी रैंट्स करना, मेरा नाइट मार्केट में वो टीजिंग स्कीम्स प्लान करना, मेरा ऑफिस में हर वक्त कॉन्स्टेंटली वाइन करना,
वो ये सब कुछ जानती थी, उन्हें सब पता था, एक एक सिंगल चीज पता थी। मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं तो पूरी तरह से गया। अब सिर्फ कोई IQ मेंटल विक्ट्री नहीं बची थी, ये तो सीधा ऑन द स्पॉट क्रीमेशन होने जैसा था। मेरा चेहरा सफेद से बिल्कुल हरा पड़ गया, मेरे माथे पर ठंडा पसीना टपक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को काम डाउन करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट वांग, आपकी इंपीरियल जेड येलो वाइन की वो बॉटल, क्या वो आपकी स्टडी रूम में रखी है, उसी रेड सैंडलवुड वाइन कैबिनेट के अंदर? ये सुनते ही प्रेसिडेंट वांग का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। उनके चेहरे पर जो नफरत थी वो एक झटके में बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई और उसकी जगह एक शॉक और एब्सोल्यूट सीरियसनेस ने। उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और आगे बोलने को कहा। मैंने बताया कि येलो वाइन का नेचर काफी माइल्ड होता है और इसका सबसे बड़ा टैबू ये है कि इसका तापमान अचानक बदलना नहीं चाहिए। अगर आप इस बोतल को अब भी पिएंगे तो इसका शुरुआती एरोमा तो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन बाद में इसके आफ्टर टेस्ट में हल्की सी खटास जरूर होगी, जिसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि अब तो सब खत्म, मैं अब अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। बस मुझे एक फॉर्च्यून टेलर की तरह ही समझ लो। अगर आपने इसको ऐसे ही 3 महीने और स्टोर करके रखा तो यह वाइन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तब तक तो यह लिटरली बस एक सिरके की बोतल बनकर रह जाएगी। प्रेसिडेंट वांग बिल्कुल फटी आंखों से मुझे घूरते रहे। उनके माथे पर भी अब ठंडा पसीना आने लगा था। तभी अचानक उन्होंने अपना हाथ जोर से अपनी जांघ पर मारा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई तुरंत जाकर मेरी वाइन लेकर आए और साथ ही मास्टर ली को भी यहाँ बुलाओ। मास्टर ली पूरे देश के सबसे बड़े वाइन टेस्टिंग एक्सपर्ट थे। बहुत ही जल्दी उस वाइन को वहां लाया गया और मास्टर ली को भी वहां जल्दी से बुलाया गया। अब सभी लोग उन्हें ही ध्यान से देख रहे थे। मास्टर ली ने बोतल खोली, वाइन को गिलास में डाला, उसकी एरोमा को सूंघा और फिर एक सिप ली। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं। किसी की भी आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही सेकंड के बाद मास्टर ली ने धीरे से वाइन ग्लास को नीचे रखा। उन्होंने एक घमंड और सीरियस चेहरे के साथ प्रेसिडेंट वांग की तरफ देखा और कहा, प्रेसिडेंट वांग, इस लड़के ने जो भी बातें कही वह बिल्कुल 100% सच हैं। हाँ हाँ हाँ। वहां खड़ी पूरी क्राउड में एकदम से हंगामा मच गया। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजीब सा मॉन्स्टर हूं, जबकि मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने पास खड़ी इस सारी फसाद की जड़ को देखने लगा। शेन चिंगच्यू ऊपर मेरी तरफ ही देख रही थी और उनकी उन खूबसूरत आंखों में एक ऐसी अनोखी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझसे दिमाग में पूछा कि हीरो बनकर कैसा लग रहा है। अच्छा है। मैंने सोचा कि घंटा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि शेन चिंगच्यू, तुम बस देखती जाओ। उस बैंक्वेट के बाकी बचे आधे टाइम में मैं पूरी तरह से वहां का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट वांग ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वह इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह जिद करने लगे कि मुझे उनका स्वॉर्न ब्रदर बनना ही पड़ेगा। शेन चिंगच्यू ने एक सच्ची होस्टेस की तरह काफी ग्रेस के साथ सारे फालतू के लोगों और झंझटों को मुझसे दूर रखा। उन्होंने बताया कि लेफ्ट वाला टकला रियल एस्टेट का काम करता है, वह तुम्हारी डिटेल्स चाहता है, बस उसे इग्नोर करो। और बताया कि राइट वाला मोटा उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम उससे खाने, पीने और मजे करने की बातें कर सकते हो, उसे यह सब चीजें बहुत पसंद हैं। उन्होंने कहा कि गुस्सा मत करो, बस स्माइल करो। तुम रोते हुए से ज्यादा स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। मुझे लग रहा को जैसे मैं एक कठपुतली हूँ और शेन चिंगच्यू पीछे से बैठकर मेरी सारी डोरियां हिला रही हैं। मैंने जैसे तैसे करके बैंक्वेट के खत्म होने तक बर्दाश्त किया। उनकी बेंटली कार में बैठते ही मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूरी तरह भड़क गया। मैंने पूछा कि शेन चिंगच्यू, तुम आखिर चाहती क्या हो? शेन चिंगच्यू ने मेरी तरफ एक मजा लेने वाले एक्सप्रेशन से देखा, जैसे वह किसी गुस्से में फूले फर वाली बिल्ली के बच्चे को निहार रही हो। कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहती, मुझे बस तुम इस तरह काफी इंटरेस्टिंग लगते हो। मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि बस वहां खून की उल्टी करने वाला था। मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग? तुम तो मुझे बंदर की तरह नचा रही हो। यह तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नचा नहीं रही हूं। शेन चिंगच्यू का चेहरा अब एकदम सीरियस हो गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें तुम्हारे इनर थॉट्स सुनना पसंद है, उन बोरिंग और सूखी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुकाबले। मैंने पूछा कि तो मेरी सारी चालाकी और ब्लाइंड डेट के स्कीम्स, तुम्हें उन सब के बारे में पहले से पता था? उन्होंने हाँ में जवाब दिया।
और बताया कि खासकर वह पार्ट जहां तुम मुझे पूरी रात एक इंटरनेट कैफे में ले जाना चाहते थे। वह आइडिया काफी क्रिएटिव था। मेरे आगे एकदम अंधेरा छा गया। मैंने गुस्से में कहा कि तुम मेरी प्राइवेसी का खून कर रही हो। यह पूरी तरह से इल्लीगल है। उसने कहा कि जाओ जाकर मुझ पर केस कर दो। देखते हैं कि जज तुम्हारी बात पर भरोसा करता है या नहीं। मैं पूरी तरह से हार चुका था और मैंने रेसिस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया था और मैं कीचड़ के ढेर की तरह बस सीट पर ढीला होकर गिर गया। फिर मैंने पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो इस टेलीपैथी को चलाने के लिए। उसने मेरा नाम लेकर पुकारा, लियू शिन्येई। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ये इनर वॉइस मेरे लिए क्या मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैंने सोचा इसका क्या मतलब हो सकता है, एक फ्री की कॉमेडी। तभी उसने बताया कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब वो मैनिक फेज में होती है तो उसका मन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का करता है और जब वो डिप्रेस्ड होती है तो उसका मन बस यहां से कूदने का करता है। ये कहते हुए उसने खिड़की के बाहर उन ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ इशारा। उसका ये सच सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। लेकिन उसने आगे कहा कि जब से वो मुझसे मिली है और उसने तब से सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। उसने बताया कि जब भी वो इरिटेटेड होती है और मेरी कंप्लेंट्स सुनती है तो जैसे कोई चमत्कार हो जाए और उसके इमोशंस बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जब वो बिल्कुल निराश होती है तो मुझे अच्छे खाने के बारे में बकबक करते हुए सुनकर, अच्छी वाइन और मूवीज की बातें सुनकर उसे लगता है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे प्यार से उसने फिर से कहा, लियू शिन्येई, तुम्हारी ये इनर वॉइस ही असल में मेरी दवा है। इस ठंडी और बेरंग दुनिया में सिर्फ यही एक अकेला इलाज है जो मुझे ठीक कर सकता है। उसके बाद तो मेरा दिमाग बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं बस उसकी उन सच्ची आंखों में लगातार देखता रहा। पहली बार मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मैंने सोचा कि वो सच में ये दिल से कह रही है। मेरे अंदर के ये अजीब ख्याल सच में उसके लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। उस वक्त कार में एकदम सन्नाटा छा गया था। वो वहां ऐसी खड़ी थी जैसे कोई कैदी अपनी सजा के फैसले का इंतजार कर रहा हो। मैं उसे हैरानी से देखता रहा। दवा, मैंने सोचा कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो। मैं कोई ऐसा वैसा चमत्कारी इलाज नहीं हूँ और अगर मैं कोई दवा होता भी तो मेरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट शायद लोगों को आलसी बनाना होता। मेरे इस ख्याल को सुनते ही उसके तनाव से भरे कंधे एकदम रिलैक्स हो गए और उसने चैन की एक गहरी सांस ली। उसने कहा कि चाहे इस दवा के कितने भी साइड, वो इस दवा को लेने के लिए तैयार है। उसने आगे कहा, लियू शिन्येई, अब ये नाटक करना बंद करो। अब तुम अपनी बाकी की पूरी लाइफ सिर्फ मेरे साथ ही बिता सकते हो और तुम्हें बस मेरा एक्सक्लूसिव साइड इफेक्ट बनकर रहना होगा। उसके ऐसा बोलते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। मेरा दिल अंदर से बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल कोई मुझे बचाओ। मुझ जैसे एक पक्के आलसी इंसान के साथ कोई इस हद तक फ्लर्ट कर रहा। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक लग रहा था। फिर मैंने झिझकते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे सैलरी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे जैसा स्पेसिफिक मेडिसिन मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। मैं अपनी ही बातों में थोड़ा सा अटक गया था। मैं बस अपना बचाव करने की एक आखिरी नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो थोड़ा सा आगे झुकी और उसकी गर्म सांसें मेरे कान को छूकर गुजरी। उसने कहा कि वो अपना सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार है और पूछा कि क्या उस रात के बाद इतना काफी नहीं है। उसके बाद से मेरी लाइफ सच में पूरी तरह बदल गई थी क्योंकि अब शेन चिंगच्यू ने मुझसे नए नए तरीके सीखना शुरू कर दिए थे। मैं देख रहा कि वो भी धीरे धीरे एक आलसी इंसान बनती जा रही थी। फिर 1 महीने बाद शहर के साउथ में बने एक छोटे से आंगन में मैं एक आरामदायक रॉकिंग चेयर पर मजे से बैठा हुआ था और वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहने वाली शेन चिंगच्यू अब वहाँ एक छोटे से स्टूल पर बैठी हुई थी। उसने अपना वो बड़ा अमीर वाला इमेज पूरी तरह से भूल दिया था और बड़े अजीब तरीके से अनार छीलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने मुझसे पूछा कि लियू शिन्येई, तुम अभी आखिर क्या सोच। मैंने उसे बताया कि मैं सोच रहा था कि अगर इस वक्त यहाँ एक ठंडी हवा का झोंका चले जो बाग के पीच ब्लॉसम्स को उड़ाकर हमारी वाइन के जग में गिरा दे तो क्या इस वाइन का नाम बदलकर ब्रीज अराउंड एथ पीच ब्रांच नहीं रख देना चाहिए, या फिर हम इसको सीधे ड्रंकन चिंगच्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा कि ये दूसरा नाम थोड़ा ज्यादा ही फिल्मी और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
मैंने सोचा कि वो ऐसा कभी नहीं मानेगी और उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि ड्रंकन छिंगच्यू सुनने में काफी अच्छा लगता है और उसे ये नाम बिल्कुल भी चीजी नहीं लगा। मेरा चेहरा ये सुनकर एक बार फिर से लाल हो गया। मुझे अंदर से थोड़ी झुंझलाहट हुई। मैंने सोचा कि ऐसी जीरो प्राइवेसी वाली लाइफ के साथ मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी सोचता हूँ उसे सब पहले ही पता चल जाता है। तो फिर मैं फ्यूचर में उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कैसे कर पाऊंगा। तभी उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम मेरी बुराई मेरे मुंह पर कर सकते हो। उसने छीले हुए अनार के दानों से भरा बाउल मेरे सामने रख दिया और बड़े ही हक से अपना सिर मेरी गोदी में रखकर लेट गई। मैंने भी धीरे से अपना हाथ का पंखा साइड में रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। फिर मैंने सोचा कि सच बताऊं तो ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। पहले मुझे लगता था कि अकेले आलसी बने रहना ही सबसे सही काम है, लेकिन अब समझ आया कि जब दो लोग मिलकर आलसी बनते हैं तो उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। चाहे कल को पूरी दुनिया ही क्यों न खत्म हो जाए, जब तक हम दोनों इस छोटे से आंगन में एक साथ हैं, हवा की सरसराहट सुन रहे हैं, वाइन की खुशबू ले रहे हैं और मैं अपने पास लेटी हुई इस लड़की को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए अब सब कुछ पूरा हो चुका है। शेन छिंगच्यू ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है। उसने बताया कि पहले उसकी दुनिया एकदम खामोश और सुनसान थी। हर एक आवाज उसे कानों को फाड़ने वाले शोर जैसी लगती थी, लेकिन अब मेरे सीने की ये धड़कन, मेरे दिल के अंदर चलने वाली ये शिकायतें और मेरे दिमाग के ये अजीबो गरीब ख्याल अब उसकी बेरंग दुनिया को रोशन करने वाले चिराग बन गए हैं। उसने कहा, लियू शिनये, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे अपनी इस टूटी फूटी दुनिया में आने दिया, और थैंक्स कि तुमने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस सूखे रेगिस्तान से बाहर निकाल लिया। ढलता हुआ सूरज अब नीचे जा रहा था और एक दूसरे के सहारे बैठे हमारी परछाइयों को लंबा कर रहा था। मैंने सोचा कि भला ये जगह किसी को टूटी फूटी कैसे लग सकती है। ये तो साफ तौर पर एक ऐसी जन्नत है जिससे देखकर किसी को भी जलन हो जाए, है ना? लेकिन मैंने मजाक में कहा कि ऑनेस्टली शेन छिंगच्यू, अगर तुम एक और अनार छीलकर अपने हाथों से मुझे खिलाओगी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी इस लाइफ में कभी भी काम चोरू करने से स्ट्राइक पर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा सीधे बच्चे की तरह बस तुम्हारा एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक मेडिसिन बनकर रहूंगा। मेरा ये सोचना था कि शेन छिंगच्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उस पल उसकी आंखों में जैसे पूरी गैलेक्सी चमक रही थी और फिर बिना किसी वार्निंग के अचानक से वो थोड़ा ऊपर उठी और उसने मेरे होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया। उसमें से उन मीठे फलों की खुशबू आ रही थी और उनका डील पक्का हो गया था। उस रात उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग की गहराइयों में गूंज रही थी और इस बात में कोई शक नहीं था कि ये वही धुन थी